तो टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट, उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का अगर एक बहुत ही सिंपल मैनर में हम लोग उसका मीनिंग समझे तो ये होता है कि जो भी बैंक का अकाउंट हमने हमारे पास मेंटेन कर रखा है उसको बैंक के अकाउंट से मैच करवाना। भाई एक हिसाब आप अपना रख रहे हो, एक हिसाब जो बैंक में एक्चुअल में चल रहा है, उस हिसाब में गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है भाई गड़बड़ ना हो, वो मैच कर रहा हो, या एक बार को उसके अंदर गड़बड़ हमारी हो सकती है। रीज़न क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया, ऐसा कोई मैसेज तो नहीं आता, बट पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली जुड़ जाता है। बैंक आपको ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, भाई एटीएम चार्ज लग गया, या बैंक ने जो है आपके ऊपर कोई नेट बैंकिंग का चार्ज लगा दिया, या फ़ोन पे जो आप यूपीआई यूज़ करते हो उस यूपीआई का बैंक ने कोई चार्ज आपके ऊपर लगा दिया। तो ये मैसेजेस नहीं आते, और ये चीज़ें कब दिखती है हम लोगों को? जब हम अपनी स्टेटमेंट चेक करते हैं, जिसको हम लोग पहले मैनुअली हम लोग स्टेटमेंट ऑनलाइन ही निकालते थे। पहले हम लोग उसको पासबुक में हम लोग उसको प्रिंट करवाते थे बैंक से, और फिर जाके वो हम उसको रिकन्साइल करते थे। तो ऑब्वियसली जो चीज़ें बैंक के पास हैं और जो हमारे पास नहीं है उन्हें ऐड करना पड़ेगा। लाइक इनकम्स, बैंक ने अगर आपको भी इंटरेस्ट दिया हो तो आपको उसको इनकम में ऐड करना पड़ेगा बैंक में। वैसे ही अगर बैंक ने कोई चार्जेस लगाए होंगे जो हमें नहीं पता, आपने उसको माइनस करना होगा। दैट मीन्स हमें उसके एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर मैंने बैंक से कोई ट्रांजैक्शन की है, और बैंक से ट्रांजैक्शन कैसे होती है? बाय चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, ये अलग अलग मोड्स हैं। यूपीआई आज के टाइम पे एक नया मोड है, राइट? तो मेरे पास वो एंट्री कब शो हो रही है और बैंक के पास वो एंट्री कब शो हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, आपने आज एक पार्टी के नाम पे एक चेक बनाया, पेमेंट करनी है, मिस्टर मोहन को मुझे पेमेंट करनी है। तो मैंने आज की डेट है 21 फरवरी, मैंने आज की डेट से एक चेक बनाया, पार्टी को दे दिया। मैंने आज अपने अकाउंट्स में एंट्री पास कर ली पेमेंट वाउचर के अंदर कि मिस्टर मोहन अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक 40,000 रुपये से मैंने इनको पेमेंट कर दी। कौन सी डेट में? 21 फरवरी को चेक दे दिया। अब बैंक उस एंट्री को कब पास करता है? पहले तो वो पर्सन खुद ही, मैंने चेक 21 के नाम का 21 की डेट का मैंने चेक दिया है, हो सकता है वो उसने चेक डाला ही 25 को, चेक डाला ही 25 को, चलो तो ऑब्वियसली 25 के बाद ही होगा। अगर दोनों बैंक सेम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा भी एसबीआई है, अगले का भी एसबीआई है, तो एक दिन लगता है अमाउंट ट्रांसफ़र होने में। लेकिन अगर अगले का बैंक एचडीएफसी है, मेरा एसबीआई है, तो वहाँ पे 3 दिन का टाइम लग जाता है, किसमें? क्लियरिंग होने में। अब मैंने अपने यहाँ पे एंट्री पास कब की थी? 21 तारीख को। एज पर 21 तारीख मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतना अमाउंट डिडक्ट हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ नहीं हुई। 25 को डिपॉजिट किया, 28 को जाके वो दिख रहा है, तो फिर बैंक में जाके वो 29 तारीख को मेरे पासबुक के अंदर शो हो रहा है। तो ऑब्वियसली उसको रिकन्साइल करना पड़ेगा। अब रिकन्साइल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हो गया भाई मैनुअल तरीका कि भाई आप पासबुक से उठाओ एंट्री को और वहाँ पे रिकन्साइल कर दो। सेकेंडरी एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग कहते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट ऑप्शन। आप आज के टाइम पे बेसिकली, ये पहले नहीं था, ये अभी रिसेंटली ही ऐड किया गया है, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग ज़्यादा चल रही है, तो लोग ऑब्वियसली पासबुक का वेट तो करते नहीं हैं। तो व्हाट दे डू, दे डाउनलोड द एक्सेल और सीएसवी फॉर्मेट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, फिर वो उसको टैली में इंपोर्ट कराते हैं, और इंपोर्ट करवाने के बाद जो भी बैंक की स्टेटमेंट होती है और जो हमारी स्टेटमेंट होती है, इसमें जितना उसको सिमिलर मिलता है वो उसको ऑटो मैच कर देगा। बेसिकली क्या देखता होगा? चेक नंबर, जो बैंक के इंस्ट्रूमेंट नंबर्स होते हैं उसी को देखता होगा ये, तो उसको देख के वो मैच कर देता है। एंड जो चीज़ें नहीं होती वो उसको हाईलाइट कर देता है, एंड देन हम उसको एंट्रीज को पास कर सकते हैं।
So this is all about the bank reconciliation statement. अब क्या हमें सिर्फ आज बैंक रिकन्सिलिएशन देखना है? नहीं, हमें आज पढ़ना है बैंकिंग। तो बैंक रिकन्सिलिएशन इसका एक पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जब बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो देखना है, क्योंकि अभी तक जो हमने किया है जस्ट हमने एक लेजर SBI अकाउंट अंडर बैंक एंड कंट्रोल ए करके सेव कर दिया, लेकिन वो सिर्फ उतना नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपना बैंकिंग का लेजर बहुत अच्छा से मेंटेन करके चलते हो तो आपकी एंट्रीज और रिकन्सिलिएशन के टाइम पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबको क्लियर है बातें? चलो अब इसको हम लोग देखते हैं टैली के अंदर। टैली में आज हम लोग यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम है आशियाना प्राइवेट लिमिटेड, कोई रियल एस्टेट फर्म होगी ये। राइट, हमें कोई फीचर यस नहीं करना, ठीक है। मैं बस अभी फ़िलहाल के लिए बस GST को नो रख रहा हूँ ताकि वो बीच बीच में पूछे ना GST के लिए, तो उसको नो रख रहा हूँ। और हम लोग और कुछ यस यहाँ पर नहीं कर रहे। कंट्रोल A किया, हमने सेव कर दिया। सबको पता है कि हमारे पास यूटिलिटीज़ के अंदर एक बैंकिंग नाम से फीचर होता है, राइट। तो बैंकिंग फीचर्स के अंदर जो चीज़ें हैं आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, किसके नाम से? बैंक के नाम से। फॉर एग्जाम्पल मेरा SBI बैंक है, जो अंडर ग्रुप किसके आएगा? अंडर बैंक अकाउंट, ये हम लोगों को पता है सबको। अब अकाउंट होल्डर का नेम क्या है? हो सकता है जो कंपनी का नेम है वही सेम नेम हो सकता है वो एक अलग नाम भी हो सकता है। तो मैंने कहा वो नाम जो है मिस्टर अशोक के नाम से अकाउंट है, मिस्टर अशोक गुप्ता, वट एवर कुछ भी एक नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। बैंक का अकाउंट नंबर क्या है? तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है, तो बैंक की पासबुक से आप अपना जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। IFSC कोड, जो बैंक का ब्रांच कोड होता है IFSC कोड, वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस यहाँ ज़्यादा रहता है टैली के अंदर ही। आप किसी भी सॉफ्टवेयर जो कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं एजुकेशन के वर्जन की बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल पेड वर्जन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जैसे ही आप उस पर्टिकुलर बैंक या ब्रांच का IFSC कोड लिखते हो, वो उसकी फर्दर डिटेल्स ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। मीन्स कौन सी ब्रांच है, कौन सा कोड है, क्या है, वो उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, ठीक है। तो ओरिजिनल वाले में ऑब्वियसली जब मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे एंटर करते के साथ ही वहाँ पर वो पिक कर लेगा कि ये कौन सी ब्रांच है, कौन सा स्विफ्ट कोड है, क्या है, वो सब वो अपने आप यहाँ पे पिक कर लेगा। ओह सॉरी, SBIN 0, ठीक है। कौन सा बैंक है वो डिटेल आ जाएगी, ब्रांच भी जो होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सब पिक कर लेगी, ये पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। ओके, क्या आपने अपने चेक बुक को मेंटेन करना है? चेक पता है क्या होता है? क्या होता है चेक? क्या होता है? कोई आपसे पूछेगा इंटरव्यू में व्हाट इज अ चेक, तो आप क्या बोलोगे? जो तुम बता रही हो वो चेक की डिटेल्स है। आई जस्ट आस्क यू व्हाट इज अ चेक। आपसे कोई पूछेगा इंटरव्यू में व्हाट इज अ चेक, तो आप क्या बोलोगे? चेक इज अ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द मनी। चेक एक ऐसा बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से पैसा ट्रांसफर करते हो अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में, अपने से अपने अकाउंट में, कहीं भी ट्रांसफर करते हो। इट इज जस्ट एन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किस लिए करते हैं? अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम आवर अकाउंट टू अनदर अकाउंट, राइट। सो
क्या आप चेकबुक को ऑल्टर या सेट करना चाहते हो? हमने कहा यस, हम करना चाहते हैं। तो चेकबुक आपकी शुरू कहाँ से होती है? चेकबुक में पन्ने होते हैं, जिन्हें हम पन्ने नहीं कहते, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं। बैंक में दो चीज़ ध्यान रखना है, एक तो बैंक की ब्रांचेस होती हैं और चेकबुक की लीव्स होती हैं, राइट। सो कितने लीव की है? एक 25 की भी आती है, 50 की भी आती है, जितने की आप रिक्वायरमेंट आप मांगते हो उसके अकॉर्डिंग आपको लीव्स कहते हैं। लीव्स नॉर्मल पत्ते वाला लीव्स, LEAVES लीव्स। मैंने कहा मेरा चेक नंबर जो है वो शुरू हो रहा है 201301 से, 6 डिजिट का होता है चेक नंबर आपका, ठीक है। एंड मैंने कहा उसके अंदर मेरे 50 चेक्स हैं, तो वो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। नाम रख दिया कि मैंने ये मेरा ऑफिस की चेकबुक है, राइट। और भी बना के रखनी है आपने किसी और एक चेकबुक में, एक चेकबुक और है जो 201500 से शुरू हो रही है, इसमें ही 50 है, और ये मेरी पर्सनल चेकबुक है। मतलब आप बना के रख सकते हो, मैं बस मल्टीपल हैं तो आप बना के रख सकते हो। कई लोग होते हैं ना एक ही अकाउंट में एक ही से अलग अलग बना के रख लेते हैं, तो कंटिन्यू चलेगा। ओके, क्या आपने चेक प्रिंटिंग भी करनी है? यस, हम टैली से चेक प्रिंट भी कर सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर किसी पार्टी के नाम पे कोई चेक देती है या पेमेंट करती है, कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली वो चेक लिख के नहीं देती, वो चेक प्रिंट करके देती है। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, एंड बिजी, टैली, इनके पास भी वो फीचर है कि वो चेक को प्रिंट कर सके। तो चेक प्रिंट का सेटअप बनाना पहले बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि अगर आप देखो, अगर हम यहाँ पर एक चेक की इमेज देखें, तो बेसिकली हमारा एक चेक होता है, कुछ इस तरीके से हमारा एक चेक होता है, राइट। और इस चेक में यहाँ पर बैंक का नाम आ गया, यहाँ पे आपने पे लिखना है, यहाँ पे अपना अमाउंट लिखना है, यहाँ डेट लिखनी है, यहाँ पे अमाउंट इन नंबर्स लिखना है, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे चेक, ये वाला चेक जो आपको दिख रहा है ये प्रिंटेड चेक है, राइट। अगर ये चेक प्रिंटेड है तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पे प्रिंट है, भाई डेट आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे पे है या जहाँ पे रुपीज़ है वो सब जगह बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस चीज़ की मेजरमेंट टैली में आपको करनी पड़ती थी, और उसको आप लिखना पड़ता था। पहले लोग स्केल वेल से नाप के उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ता। उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि अब जो पेड वर्जन है, ऑब्वियसली इसमें ऑनलाइन वर्जन जो पेड मिलता है, उसमें आप जैसे ही चेक प्रिंटिंग को यस करके यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हो, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप उसको स्केल से नाप के लिखना होता था। लेकिन अब आपको नापने की जरूरत नहीं होती। ओरिजिनल वर्जन के अंदर वो आपको जो भी आपका बैंक है, लाइक अगर आपने SBI लिखा है या अगर आपने HDFC लिखा है, तो वो उस बैंक के करंट जो भी चेक्स चल रहे होंगे, टाइप ऑफ चेक्स चल रहे होंगे, वो सारे डिज़ाइन आपको दिखा देगा। और आप बताओ इसमें से आपका चेक का डिज़ाइन कौन सा है, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट, खत्म। अब वो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। क्लियर सबको? लेकिन अगर अभी फिलहाल के लिए एक सैंपल देखना है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कॉपी फ्रॉम, एक सैंपल दे रखा है आपको, किसमें से कॉपी करना हमने? सैंपल फॉर्मेट में से। तो वो डिटेल्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाती है। अगर मैं यहीं से Alt P करके इसका प्रीव्यू देखना चाहूँ एक बार, तो देखो आप, तो कुछ इस तरीके से आपका चेक प्रिंट होगा। यही जगह थी जहाँ ऊपर अकाउंट पे लिखा है, फिर जिसके नाम पे आप दे रहे हो वो लिखा है, देन उसका पूरा टेक्स्ट में नंबर्स लिखे हैं, साइड में नंबर लिखा हुआ है, कितना कितना स्पेस लेगा, वो हर चीज़ वहाँ पे वो देख सकते हैं, राइट। आप अपना चेक इसके ऊपर स्क्रीन पर लगा कर देख सकते हो कि वो क्या बोलो सही जगह बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, तो वो सब चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि अब आप चेक को प्रिंट भी कर सकते हो, राइट। कंट्रोल A किया, नहीं करना हमने, एंड हमने इसको सेव कर दिया। सो इस तरीके से हमने एक प्रॉपर बैंक बना लिया, उसकी डिटेल्स डाल दी, और अपने जो भी चेक्स नंबर थे या चेक डिटेल्स थी वो हमने उसके अंदर सारी की सारी फिल कर दी, राइट। लेट्स से अब मैं किसी को पेमेंट करता हूँ, मैं 1 तारीख को मिस्टर अशोक, मैं मिस्टर अजय के नाम से एक चेक काटता हूँ कि मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, राइट। और मैं उस चेक को प्रिंट भी करना चाहता हूँ हाथों हाथ, या एंट्री पास करूँ। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है,
अब आप लेजर अपनी मर्जी से क्रिएट नहीं कर सकते, अब आपको लेजर उसी नाम से क्रिएट करना पड़ेगा जिस नाम से उस पर्सन का अकाउंट है। मतलब उसके अकाउंट का नाम लिखा अजय शर्मा, तो आपको भी क्या लेजर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे अजय शर्मा नाम से बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा क्या है ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि मैं ड्यू की एंट्री ऑलरेडी पहले पास कर चुका हूँ इसकी। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे पे के 50,000 रुपीज़ ऑन अकाउंट, एंड पे कहाँ से कर रहा हूँ उसको, SBI बैंक से। तो ऑब्वियसली क्या पूछेगा मुझसे, चेक डिटेल्स पूछेगा। तो इसने मुझसे क्या पूछा, क्या आपने जो है चेक प्रिंट करना है इस पर्सन का, हमने कहा यस प्रिंट करना है। प्रीव्यू देख लेते हैं, तो आप देखो जैसा हमने उसको फॉर्मेट दिया था ये उसी फॉर्मेट में उसको प्रिंट करना है। तो जस्ट आपने प्रिंटर सेटअप करना है, प्रिंटर लगाना है, वहाँ चेक लगाना है, और जैसे आप इसको प्रिंट करोगे वो बिल्कुल प्रिंट होके आ जाएगा। क्लियर सबको? अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसकी तो उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी चेंजेस करने हैं इसके अंदर, तो हॉरिजॉन्टल चाहिए, लेफ्ट टू राइट चाहिए, जैसे भी करना है तो वो डिटेल आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एंड से बाकी नंबर ऑफ कॉपीज़ वगैरह या कुछ भी है वो आप यहाँ से सेटअप इसका कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम एक चेक को प्रिंट करते हैं। आई होप सबको क्लियर हुई एंट्री वाली। अब ऐसे ही मैं एक चेक और दे रहा हूँ मिस सीमा जैन के नाम से, जो अगेन मेरे लिए सन्धी क्रेडिटर्स हैं, 15,000 बाय SBI बैंक। तो ऑब्वियसली देखो चेक नंबर उसने अपने आप पिक कर लिया। ठीक है, डन। एंड अगर प्रिंट करना है तो आप उसको वहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हो। सॉरी, उसको अगर आप प्रीव्यू करोगे तो वो आपका वहाँ से प्रिंट होकर आपको शो कर देगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, बैंकिंग। बैंकिंग में आ गए और जो एंट्री हो चुकी है उसका चेक प्रिंट करना है आपने। अगर मैं यहाँ से जाके अब इसको अगर उस टाइम प्रिंट नहीं किया, अगर जाके बाद में प्रिंट करने जाता हूँ तो वो प्रिंट क्या करेगा, पेमेंट वाउचर प्रिंट करेगा। लेकिन हमने प्रिंट क्या करना है, चेक प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे बैंकिंग में। बैंकिंग में क्या मिलता है आपको, चेक प्रिंटिंग, SBI बैंक, जो भी डेट होगी वो चेक्स आप यहाँ पे लो, जो भी प्रिंट कर रखे होंगे वो आपको यहाँ पे शो करते हैं। देन इसके बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर बताता है कि आपके चेक बुक में कितने चेक्स थे, कितने अवेलेबल हैं, कितने अनरिकनसाइल्ड हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि इस चेक बुक में 50 चेक थे, 48 भी रखे हुए हैं, 2 यूज़ हो चुके हैं। एंटर किया तो कौन सा चेक किसको गया है वो डिटेल भी आपको यहाँ पे शो कर रखी है, जहाँ पे भी आप जाओगे। ठीक है, देन उसके बाद वो डिटेल शो कर देगा यहाँ पे। इसके बाद अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर चेक है जो कैंसिल हो गया है, तो उसको आप कैंसिल कैसे करोगे। उसको कैंसिल करने के लिए आप डे बुक में जाके उस एंट्री को ही कैंसिल कर दो। कैंसल बोल रहा हूँ, डिलीट नहीं बोल रहा, दोनों में फ़र्क है। कैंसिल करने के लिए हम Alt X करते हैं, किसी भी एंट्री को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, Alt X करते हैं। Alt X क्या होता है, वो आपका कैंसिल हो जाता है। तो आपको वो कुछ इस तरीके से शो कर देगा कि क्या है, ये कैंसिल है, राइट। और अगर मुझे अब बैंकिंग में जाके चेक रजिस्टर देखना पड़े तो वहाँ पे वो मुझे क्या दिखाएगा कि फर्स्ट चेक तो मेरा क्या था, अनरिकनसाइल्ड, और दूसरा मेरा क्या है कि वो चेक कैंसिल है, राइट। अब चेक का स्टेटस देखना है
तो आप यहाँ से चेक का स्टेटस देख सकते हो कि वो अवेलेबल है, ब्लैंक है, कैंसिल चेक है, तो वो आप चीज़ें भी यहाँ से देख, कितने चेक कैंसिल हुए हैं, कितने अवेलेबल हैं, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। फिर स्टेटस वाइज देखना है तो वो स्टेटस वाइज दिखा दे कि अवेलेबल क्या क्या है, कैंसिल क्या क्या है, वो डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, बैंक को रिकंसाइल करने के लिए। रिकंसाइल मतलब अब मुझे स्टेटमेंट मिल चुकी है और उस स्टेटमेंट से मैं अपने अकाउंट्स को मैच कर रहा हूँ। तो कहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन के अंदर। कौन सा बैंक, SBI बैंक, ओपन किया। अब यहाँ पर जैसे ही हमने इसको ओपन किया, यहाँ पर ये दिखाता है आपको कि ये एक पर्टिकुलर चेक जो बैंक आपने दिया था वो चेक यहाँ लगा हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट डेट आपके पास से है। अब बैंक की डेट कब की है वो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है। भाई उसको चेक दिया, उसने कब क्लियर किया, भाई उसने चेक क्लियर किया 1/5 को, मेरे पास से पैसे कटे बैंक से, कब कटे 1/5 को, एंटर। तो वो क्या हो गया, आपका रिकंसाइल हो गया। अब जो एंट्री बैंक ने पास कर रखी है, मान लो कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है या कुछ भी कर रखा है जो हमें नहीं दिख रही, वो हम एंट्री पास कर देंगे। जैसे मुझे दिखा कि भाई 2 एंट्री है, एक बैंक ने चार्जेस लगा रखे हैं और एक बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पेमेंट में, बैंक चार्जेस के नाम से लेजर क्रिएट कर देंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मान लो बैंक ने 1000 रुपये काटे हैं चार्जेस के, ठीक है, कटे कहाँ से होंगे, हमारे बैंक से, एंड ऑब्वियसली वो चेक से तो कटे नहीं होंगे, वो किससे कटे होंगे, हमारे अदर्स से। यहाँ पे साइज दिखा देगा आपको, तो हमने कहा कि वो किससे कटे हैं, आपके अदर्स से। एंड ऐसे ही अगर बैंक ने हमें रिसिप्ट किया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक इंटरेस्ट के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। एंड हमने यहाँ पे लिखा कि बैंक ने हमें 5000 रुपये क्या दिए हैं, इंटरेस्ट दिए हैं। कहाँ पे आए हैं पैसे हमारे, SBI बैंक में। एंड अगेन ये किस में आए होंगे, हमारे अदर्स में, क्योंकि ऑब्वियसली किसी और चीज़ में दिए होंगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन नंबर होगा वो नंबर आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन नंबर मेंशन कर देना, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे वो शो नहीं करेगा। एंड अगर हम बैंक रिकंसिलेशन में अब जाएंगे, यहाँ पे देखो दोनों एंट्री यहाँ पे आ गई, वो दोनों, तो बैंक ने जब वो एंट्री क्लियर की होगी तो वो एंट्री की डेट आप यहाँ पर मेंशन कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बैंक को एडजस्ट करते हैं। अगर आप देखोगे डिपॉजिट स्लिप, तो अगर आपको डिपॉजिट वगैरह स्लिप कर रखा होगा उसको, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, पोस्ट डेटेड समरी एक होती है चीज़, पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड का मतलब क्या होता है, प्री और पोस्ट में फ़र्क क्या होता है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब फ्यूचर, बाद में, राइट। अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूँ, आज 21 तारीख है, मैं किसी को चेक दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं, अगर मुझे कहा कि पेमेंट जो है आपको मैं 25 के बाद आप इस चेक को डालना, अगला बंदा कहता है ठीक है 25 के बाद डाल देंगे, लेकिन तुमको भरोसा नहीं है उसके ऊपर, ये तो ज़्यादा डाल देगा आज ही, क्या करो, चेक ही कब कर दो उसको, 25 का। मतलब उस चेक की वैल्यूशन कब से होगी, 25 तारीख के बाद से उसकी वैल्यूशन शुरू होगी और अगले 3 महीने तक वो चेक आपका वैलिड रहता है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा चेक बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। तो उसके लिए अगर आप कोई भी एंट्री ऐसी करते हो जो पोस्ट डेटेड होती है, तो उसकी आप किस तरीके से करते हो, किसी भी वाउचर में अगर आप Ctrl+T कर देते हो, क्या करते हो, Ctrl+T, तो वो क्या बन जाती है, आपकी पोस्ट डेट बन जाती है। आप फ्यूचर की किसी भी डेट को यहाँ पे डाल के एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है। और जब भी वो दिन एक्चुअल में आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली पोस्ट डेट से हट के नॉर्मल डेट पे चेंज हो जाएगा। मान लो कि भाई आज 21 तारीख है, मैंने 23 तारीख की एंट्री पास कर दी एडवांस में पोस्ट डेट के नाम से, लेकिन जैसे ही वो 23 तारीख आ जाएगी वो नॉर्मल एंट्री में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट डेटेड एंट्री। तो ऐसे ही हम पोस्ट डेटेड चेक भी दे सकते हैं और पोस्ट डेटेड एंट्री भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैंकिंग का फीचर टैली के अंदर। बाकी अगर मैं एक बार बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर दूं, तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल चेक है,
जो कुछ हर बैंक का चेक अलग अलग डिज़ाइन में होता है, ठीक है। ये नहीं, ये दिखाता हूँ आपको। देखो, एक ही बैंक के चेक, एक इस तरीके का, एक इस तरीके का, अलग अलग कस्टमर के अलग अलग चेक्स होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि किसने कौन सी स्कीम ले रखी है। लाइक ये इम्पीरियस का एक स्कीम है, उसके अंदर ले रखी है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके लिए बेसिकली होता है, ठीक है। सो क्या दिखा रखा है इसके अंदर, ऊपर बैंक की डिटेल, HDFC बैंक है, उसका IFSC कोड वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पे का नाम, रुपीज़ जो है कितने अमाउंट में, यहाँ पे अमाउंट आता है और यहाँ पर आपकी डेट लिखी है। ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये क्या होना चाहिए आपका, 30 महीने तक आपका ये वैलिड रहता है, और कोशिश करो कि संडे की डेट मत लिखो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर लिखते हो। दिस इज़ योर चेक नंबर, जो आपका 6 डिजिट का दिख रहा है स्टार्टिंग में, आपको यहाँ पर क्या होता है, चेक नंबर होता है। कभी भी चेक बुक देखोगे तो लाइन से वो इसी में चलती है। देन दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। जो चेक स्कैन होता है वो इसके थ्रू होता है, और ये बैंक के चेक डिजिट्स होते हैं, राइट। तो ये आपका होता है क्या चीज़, एक प्रॉपर चेक की लीफ होती है। तो नेक्स्ट लीफ में नंबर क्या होगा, ये 481, 482 एंड 483। तो इस तरीके से वो सब कंटिन्यू करता रहेगा। आजकल चेक्स में नाम लिखा हुआ आता है ऑलरेडी लोगों का कि किसके नाम का चेक है, वो नाम आपको यहाँ पे शो कर देता है। ताकि किसी कंपनी का चेक है, कोई कॉर्पोरेट चेक है आपका, तो आपको चेक इस तरीके से शो हो रहा है। इसके अलावा बैंकिंग में अगर आप जाओगे तो आपको RTGS फॉर्म दिख जाते हैं। RTGS मीन्स दैट इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS बेसिकली बड़े अमाउंट की पेमेंट करने के लिए होता है कॉर्पोरेट सेक्टर से। जब आप बाहर की तरफ पेमेंट करते हो तो उसके लिए आप RTGS को यूज़ करते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका RTGS का फॉर्म होता है, जहाँ पर हम जिस पर्सन को अकाउंट ट्रांसफ़र, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये चीज़ आपके ऑनलाइन बैंकिंग में भी काम आती है, और ये चीज़ आपके RTGS NEFT भी काम आते हैं। कि जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अमाउंट, उसको हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियरी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बेनिफिशियरी। कि जिसके नाम का अकाउंट का अकाउंट नंबर क्या है, लाइक आपके यहाँ पे दिख रहा होगा कि बेनिफिशियरी का यहाँ पे आपको ब्रांच कोड, डेट, टाइम मेंशन करनी है, RTGS करना है, NEFT करना है, वो चीज़ें हैं। RTGS की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एंड NEFT की है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। लिखना है लिख लो, RTGS इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। एंड NEFT इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एंड सो इसी तरीके से आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखते हो पूरी की पूरी। देन यहाँ पर आप डिटेल लिखते हो अपनी डिटेल्स, यानी कि ओन डिटेल्स जो होती है वो आप यहाँ पे लिखोगे, जिसको हम लोग रेमिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेमिटर, मतलब अपनी डिटेल्स, राइट। RTGS फॉर्म डायरेक्टली सिर्फ बैंक में जमा करने से पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटते। RTGS फॉर्म जमा करने के साथ साथ आपको एक चेक भी देना होता है, और उस चेक नंबर को आपने यहाँ मेंशन करना होता है कि रिसीव एप्लीकेशन। ये बैंक, ये जो है कस्टमर एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है। आप देखोगे यहाँ पे तो आपको चेक नंबर वगैरह मेंशन करने को बोला होगा इसने। ये रहा, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमीट द प्रोसीड एज डिटेल बिलो द RTGS और NEFT वट एवर यू वॉन्ट, अटैचिंग चेक नंबर। साथ हम क्या कर रहे हैं, एक चेक दे रहे हैं, चेक नंबर जिसका ये है, एंड रुपीज़ कितने का चेक है वो आप यहाँ पे उसको मेंशन करोगे, राइट। एंड देन उसकी डिटेल्स, बेनिफिशियरी की डिटेल यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ओन डिटेल जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। एंड उसके बाद यहाँ पर आप मेंशन करोगे अपने सिग्नेचर, तो आपके जो भी सिग्नेचर है कंपनी के या ओनर के जो सिग्नेचर वो आप मेंशन करोगे। एंड उसके बाद बैंक आपको एक पर्ची काट के दे देगा, जिसे एज ए रिसिप्ट नीचे वाला फॉर्म दे देगा, इस अमाउंट में इस चेक नंबर से इतना अमाउंट आपका डिपॉजिट हुआ है। तो आपको साथ में एक चेक देना पड़ेगा, और अगले 2 घंटे के अंदर वो अमाउंट आपका जो है बैंक से ट्रांसफ़र हो जाए। तो दिस इज योर RTGS और NEFT फॉर्म। क्लियर सबको? ओके, सो दूसरी चीज़, एक बार नेट बैंकिंग देख लेते हैं। मैं अपनी ही दिखा देता हूँ, बस पर इसको ख़त्म करते हैं।